हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस, जो कि सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मैंने कहा था कि अगर सीडीपी में आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है तो ज़रूरी है कि सीडीपी का जो पैटर्न है, मतलब कि सीबीएसई सीटेट में सीडीपी से किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, इसको जो है समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है इसका सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए। सिलेबस में कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ वैसे तो, और इसकी तैयारी भी मैंने स्टार्ट करवा दी है। और बहुत पहले से मैंने इसमें जो है सीडीपी में जो 15 मार्क्स का आपका बाल मनोविज्ञान होता है उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आज से जो है मैं 15 मार्क्स की जो है पैडागोजी स्टार्ट कर रही हूँ। 15 मार्क्स में जिसमें आपका 5 मार्क्स का इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस 10 मार्क्स की जो है पैडागोजी है। ये 15 मार्क्स की जो है मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिसमें मैं सिखाऊंगी कि पैडागोजी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ये जो प्रैक्टिस सेट, ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जरूर देखिएगा अगर आप सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है। और साथ में जो मैंने पहले से जो टॉपिक, मतलब कि जो बाल मनोविज्ञान जो मैंने टॉपिक करवाए हैं साथ, अगर आप लोग जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको जो है ज़रूर कीजिएगा। साथ में मैंने करवाया है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप पैडागोजी के सॉल्व करने का टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं या सीटेट के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप पढ़ें, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर जो है हर चीज़ में जो है आप लोगों को बताती रहती हूँ, बीच बीच में गाइड करती रहती हूँ कि कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। जो भी स्टडी मटेरियल है टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जो है आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें जो कि मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो मैं आज क्वेश्चन करवाने वाली हूँ पूरा ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविधपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आप पैडागोजी को सॉल्व करें ना, तो सबसे पहले तो एज अ टीचर आपका जो है बच्चों के लिए, मतलब कि आपको अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे पनिशमेंट देनी है या उसे कारण जानना है, या आपको बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किस तरह के मेथड का प्रयोग करना है। ये सब चीज़ों को जो है ध्यान में रख के आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन को याद रखिएगा, हमेशा जो है आपको सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है। अपना माइंड जो है ये क्वेश्चंस करते टाइम जो हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। कैसे भी करके जो है बाल केंद्रित शिक्षा है, मतलब बालक जो है केंद्र में है, उसी को जो है आपको टारगेट करके जो है इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक क्लासरूम है विविधपूर्ण, मतलब कि सांस्कृतिक और भाषिक रूप से, जिसमें जो क्लासरूम है उसमें अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, तो यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी, मतलब वो बच्चे जो है एक विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले, मतलब कि यह अक्षमता स्थापित करने से पहले कि शिक्षार्थी की जो मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चा विशिष्ट वर्ग में आता है या नहीं, इसे स्थापित करने से पहले आपको जो शिक्षार्थी की मातृभाषा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये बात तो सही है। पारंगत मनोविज्ञान क्या होता है, ऐसा मतलब ये ऑप्शन आपका गलत होगा। वातावरणीय कारकों को प्रभावी बनाने के लिए, कहने का मतलब है अपने क्लासरूम को प्रभावी बनाने के लिए एक ही तरह के बच्चे को रखना, बच्चों को अलग कर देना चाहिए। मतलब वातावरणीय कारकों को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना। कभी भी ऑप्शन में बच्चों को अलग करने की बात करें तो वो ऑप्शन जो है हमेशा क्या होता है, गलत। याद रखिएगा, वातावरणीय कारकों को प्रभावी मतलब कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें एक ही तरह के बच्चे, मतलब जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको तो रखो, बाकी जो बच्चे थोड़े अलग हैं या उनकी भाषा सही नहीं है, उनको नहीं सब, मतलब कुछ अलग कुछ भी दिखता है तो उनको अलग कर देना, ऐसा ऑप्शन हमेशा गलत होता है। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि
इस तरह के मतलब कि अगर आपको एज अ टीचर शिक्षार्थी जो है विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, इसमें जो है शिक्षक को, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? माता पिता जो है इंपॉर्टेंट है, बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो उनको आप क्यों नहीं सम्मिलित करेंगे? तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों का पीटीएम क्यों होता है? पीटीएम बच्चे, एक टीचर जो है बच्चे के बारे में माता पिता को बताती है, माता पिता जो है वो जो है मतलब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के बारे में जो है टीचर से बात करते हैं, तभी तो आप उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है माता पिता को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन जो आपका गलत होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी 3 क्यों एलिमिनेट हुए वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय मतलब जो एक इंक्लूसिव स्कूल है उसमें डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। मतलब किसी एक के अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर क्या करता है? मनन। वो कौन सा एक है जिसमें मनन नहीं करता है? आपको ये बताना है। कहा ना डैश के अतिरिक्त, मतलब किसी एक के अलावा किन प्रश्नों पर मनन करता है? किसी एक के अलावा कौन सा वो एक है? क्या मतलब किसकी बात करें? इंक्लूसिव जो आपका स्कूल है उसकी, ठीक है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने, मतलब कि अधिगम योग्य परिवेश जो है उसकी योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? बिल्कुल। अगर आपको अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाना है और उसे प्रदान करने के लिए क्या समूह में कार्य करते हैं? तो ये बात तो सही है। क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? अगर आप उन्हें अलग कर देंगे तो वो बच्चों के अंदर एक भावना आ जाएगी कि कहीं ना कहीं जो है वो बाकी बच्चों से अलग है, और हमें किसी भी बच्चे को जो है, सब बच्चे को एक साथ लेकर चलना है, सब बच्चे जो है एक समान है ना, ये नहीं बताना है कि कौन सा बच्चा, अगर है भी तो ये बच्चों के अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब आप अलग नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? बिल्कुल। क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? बिल्कुल। इंक्लूसिव एजुकेशन यही तो बोलता है कि हर एक बच्चा जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है, वो सीखना चाहता है, बस हमें सिखाना है उसे। तो आपका ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन जो है ये जो है गलत है। तो इसके अतिरिक्त जो है बाकी सब पर जो है आप मनन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, जो गिफ्टेड, ठीक है, जो प्रतिभाशाली किसे बोला जाता है? जो गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है। तो वो क्या है? अपसारी चिंतक है, बहिर्मुखी है, बहुत परिश्रमी है, अभिसारी। देखिए बहुत परिश्रमी और बहिर्मुखी तो होगा नहीं, ठीक है। अब अपसारी और अभिसारी में से आपको बताना है। जो प्रतिभाशाली, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, वो किसी भी एक चीज़ में ना बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी भी एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये किस प्रकार के बच्चे हुए? वो जो अभिसारी चिंतक होते हैं, इसमें तो कौन आते हैं? जिसमें बच्चे की जो है कई तरह के, मतलब किसी भी उत्तर को जो है कई तरीके से सोच सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव बच्चे जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना अलग अलग तरीके से सोच लेते हैं। तो इसमें जो है क्रिएटिव बच्चे आते हैं। अभिसारी जो चिंतन है वो उसमें क्या आएंगे? प्रतिभाशाली। क्योंकि अभिसारी चिंतन में जो है किसी एक ही चीज़ में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी का जो है एक ही डायरेक्शन में सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन को सोचना, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो अभिसारी चिंतन, मतलब अभिसारी चिंतन, ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अभिसारी चिंतन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं, तब वह जल्दी से, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वह जल्दी, मतलब कि कौन से वो गतिविधियां हैं जिसमें वो अगर शामिल हो तो वो जल्दी सीखते हैं? केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित और प्रत्यास्मरण? बिल्कुल नहीं। केवल कोई भी गतिविधि हो बस उनके कक्षा कार्य से संबंधित होगा या उसका स्मरण करेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। प्रत्यास्मरण वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है, और केवल आ गया तो ये ऑप्शन ही गलत, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय और स्मरण करना, ये भी गलत हो गया। देखिए वास्तविक जीवन में उपयोगी, बिल्कुल। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन से, जो उनके जीवन से जो है उपयोगी होती हैं, मतलब कि उनके जो भी उनकी डे टू डे लाइफ है उसी से रिलेटेड होती हैं, तो उनको जो है वो क्या करते हैं? जल्दी सीखते हैं, ठीक है। उन्होंने उसे, तब वह जो है जल्दी सीखेंगे, ठीक है, सीखते हैं। तो
या तो ये बोले कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है तब वो उसे जल्दी सीखते हैं। तो ये भी आपका सही होगा ऑप्शन। और ये भी सही है कि वास्तविक जीवन में जब उपयोगी होगा। ठीक है, कक्षा कक्ष में उपयोगी, केवल कक्षा कक्ष की बात कर दिया यहाँ पर, फिर विस्मरण ये नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। बाकी 3 क्यों एलिमिनेट हुए वो बता दिया। नेक्स्ट, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की स्तुति करती है। कहने का मतलब है कि जो CBSE है, बच्चों के लिए जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, मतलब जो इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी करवाने के बजाय जो है ग्रुप एक्टिविटी पर जो है फोकस करती है, ऐसा करने को कहती है। तो ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के, शिक्षक को यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, शिक्षार्थी के स्थान पर। भाई क्यों शिक्षार्थी के स्थान पे? क्यों शिक्षा यहाँ पे जो है शिक्षार्थी के स्थान पे नहीं, शिक्षक तो जो शिक्षार्थी है, जो बच्चा है वो केंद्र में है, तो उसके स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा जो है अगर शिक्षक के कार्य को क्या यहाँ पे बनाया जा रहा है? सरल। तो शिक्षक की बात की जा रही है, शिक्षक पर तो फोकस करता ही नहीं है CBSE। ठीक है, अगर ग्रुप में कोई एक्टिविटी करवाना है तो शिक्षक के कार्य को आसान बनाने के लिए नहीं। ये ऑप्शन ही आपका गलत हो गया। विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, मतलब कि विद्यालय के पास जो भी समय है उसको जो है उसके समय का पूरा यूटिलाइज करना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। तो क्या ये सही है? गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, किसी भी गतिविधि को, मतलब कि व्यक्तिगत गतिविधि के बजाय ग्रुप में अगर कोई गतिविधि करवाई जा रही है, कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है, तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि लागत उसमें कम लगता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी देख लीजिए। विद्यालय के पास जो उपलब्ध समय है उसको प्रासंगिक बनाने के लिए, मतलब उसको सही बनाने के लिए, मतलब जितना समय है उसका पूरा यूटिलाइज करने के लिए अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं। क्यों भाई? अगर बच्चे, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, अगर क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और आप एक ही तरीके से कोई भी एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे को तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा समझ में आ जाए। तो व्यक्तिगत, ये तो कह दिया कि व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए जो है समय ही नहीं है। विद्यालय के पास जो है थोड़ा सा ही टाइम है, उसमें अगर वो व्यक्तिगत गतिविधि मतलब कि इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति, मतलब कि जो इंडिविजुअल कंपटीशन है उसके प्रति जो नकारात्मक बच्चों के अंदर इमोशंस आते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं से उबारना है, जो कि संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। ग्रुप एक्टिविटी इसीलिए करवाई जा रही है क्योंकि जो इंडिविजुअल जो कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें अगर ना कंपटीशन की भावना आ जाती है बच्चों में, जो कि एक उनके नकारात्मक उन पर प्रभाव डालती है। तो इसीलिए जो है क्या CBSE फोकस करती है? ग्रुप एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप वो समझ जाएंगे तो अगली बार अगर वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए ना तो वो आपका गलत नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप जो ऑप्शन हो उसको समझें। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए जो है मैं समझाना चाह रही हूँ, ये सिखाना चाह रही हूँ किस तरीके से आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करता है, कोई भी बच्चा है कोई भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसके दौरान लगातार गलतियां करता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद पढ़ाना चाहिए। तो ये तो हल नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से जो है बात करनी चाहिए, मतलब जो प्रिंसिपल है उससे बात करनी चाहिए। तो क्या ये सही है? आपको भाई यहाँ पे बच्चा लगातार गलतियाँ कर रहा है तो उसकी गलती का सॉल्यूशन ढूंढना है, उसको किस मेथड से पढ़ाएं कि वो गलतियाँ ना करे, ये नहीं कि उसकी कंप्लेंट लेकर चले जाए प्रिंसिपल के पास। ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। गलतियाँ करने वाले साथियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना। अब बच्चे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा, जो कि हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की, जो हमारा NCF है वो क्या कहते हैं? NCF 2005 की बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक केंद्र में बालक के जो रुचि है, बालक के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उसको ध्यान में देखकर उसके हिसाब से जो है मेथड हमें जो है उसी के अनुसार जो है मेथड का प्रयोग करना है। तो ये अगर बाहर खड़ा कर देंगे तो ये तो NCF के अगेंस्ट चला जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। और इसके अंदर जो है बच्चे के अंदर जो है क्या आएगी? नीरस की भावना आएगी, मतलब कि बच्चा जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या मतलब कि अपने आप को जो है बहुत ही कमज़ोर समझने लगेगा। और हमें बच्चे को ऐसा नहीं बचाना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुदेशन कार्य समय सारणी, मतलब कि इंस्ट्रक्शनल वर्क देना उसे। ठीक है, टाइम टेबल तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि जिस तरह से बच्चा बैठ रहा है, जिस तरह से उसका टाइम टेबल है उसमें जो है कुछ परिवर्तन करें, फिर देखें कि बच्चा गलतियां करता है या नहीं। तो एज अ टीचर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
7वां क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीक है जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। मतलब डैश के अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से कुछ तकनीकें ऐसी हैं जो परीक्षा के कारण जो चिंता होती है उसको दूर करते हैं, लेकिन कोई एक है डैश के अतिरिक्त, मतलब कोई एक है जो नहीं करती है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगर परिणाम के बारे में कोई भी बच्चा रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचेगा तो उसको कहीं ना कहीं जो है टेंशन होगी, उसको कहीं ना कहीं चिंता होगी, तो ये तो होगा नहीं। तो मतलब कि समर्थन प्राप्त करना, मतलब बच्चों का समर्थन प्राप्त करना परीक्षा ही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, करो, ठीक है। विशिष्टताओं पर बल देना कि अगर आपका इसमें कम भी नंबर आया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो है बच्चों को ना मोटिवेट रखना है कि कोई बात नहीं, अगली बार जो है आपको और अच्छा करना है, ठीक है। एक परीक्षा है, आपके पूरा जो है मूल्यांकन, कोई भी परीक्षा आपका पूरा जो है मूल्यांकन नहीं कर सकता है। प्रश्न पत्र की संरचना, और बच्चे को हमेशा जो है किस तरह के क्वेश्चन पेपर बनता है उसका जो है डेमो हमेशा जो है बच्चे को देना। मतलब कि अगर आप डेमो दे देंगे, अगर बच्चे को जो है एक उसी तरह से पेपर ले लेंगे तो बच्चे को पता रहेगा कि किस तरीके से परीक्षा होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है परीक्षा की चिंता से बच्चे को दूर करती है। लेकिन परिणाम के बारे में अगर बच्चा बार बार सोचेगा तो ये जो है बच्चे के लिए चिंता का कारण होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि डैश के अतिरिक्त, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने के अतिरिक्त बाकी जो तकनीकें हैं ये चिंता को दूर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। निपुणता मतलब निपुण बनाना किस प्रोत्साहित किया जाता है, किसी एक के अतिरिक्त, डैश के द्वारा, सॉरी डैश के द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करना। कभी भी ऑप्शन में देखिए वो ऑप्शन गलत होता है। गृह कार्य के रूप में अधिक अभ्यास सामग्री, गृह कार्य के रूप में अगर आप बहुत ज़्यादा अभ्यास कराएं तो क्या वो सही है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन में कभी भी ऐसा ऑप्शन दिखे तो गलत। अशिक्षित परीक्षा ले, सॉरी मतलब कि बिना बताए जो है परीक्षा लेकर, ठीक है, अचानक से यहाँ पे जो है अचानक परीक्षा लेकर, तो ये भी ऑप्शन जो है आप लोगों का गलत होगा। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, अगर किसी भी चीज़ में बच्चे को जो है प्रोत्साहित करना है तो उसको बताना होगा कि उसको जो है खुद से इंडिविजुअल जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस पर जो है उसे फोकस करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। किसके अतिरिक्त, मतलब इन सभी में से जो है किसी एक के अलावा सभी तथ्य क्या संकेत करते हैं कि बच्चा जो है संवेगात्मक और सामाजिक रूप से जो है समायोजित है, मतलब सही है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबिंबित करना, मतलब जो आपके अंदर क्रोध है या आपके अंदर उत्साह, उन दोनों पर जो है आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तो बात सही है। अगर ऐसा होता है तो बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से जो है सही है, मतलब अपने आप को जो है समाज में समायोजित रखेगा। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता की दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, जो हम उम्र के जो साथी हैं उनसे प्रतियोगिता है। देखिए प्रतियोगिता की भावना कभी भी आए तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध विकास करना, ये तो आपका सही है। संवेगात्मक रूप से मतलब इमोशनली और सोशली दोनों के रूप से जो है दोनों के तरीके से सही है, क्योंकि बच्चे के लिए जो है इसे समाज में जो है समायोजन करने में जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया का विलोपन होना, ठीक है, विलोप है ये, प्रतिक्रिया का विलोप होना, मतलब कि जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स है वो विलोप हो रहा है। निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है विलोप होना, मतलब कि कौन सा इसमें से एक है जिसके बाद जो है विलोप होना जो है कम हो जाता, अधिक कठिन हो जाता है, मतलब विलोप जल्दी से नहीं होगा। तो निरंतर पुनर्वलन, देखिए अगर आप निरंतर पुनर्वलन देंगे तो कहीं ना कहीं जो है बच्चा जो है रिस्पॉन्स देना नॉर्मल उसको लगने लगे, बार बार हर एक बात पे गुड है, गुड, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग हमेशा करेंगे तो उसको नॉर्मल लगेगा। दंड देना ये तो गलत होता है, मौखिक भर्त्सना ये भी नहीं होगा। आंशिक पुनर्वलन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। बीच बीच में जो है उसे क्या देना, उसको जो है मतलब कि रेनफोर्समेंट मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थी मतलब कि जो विद्यार्थी है तब तक नहीं सीख सकता जब तक
उन्हें शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। उन्हें ये पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं वो निकट भविष्य में उनके परीक्षण किया जाएगा। देखो, परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि उसे ये पता ना हो कि तथ्य उन्हें जो पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण वर्ड जो आ जाता है ना, जो टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, एग्जाम लिया जाएगा, ये हमेशा जो है, हमेशा ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य जो है परीक्षा नहीं है। यहाँ पे बच्चे को तैयार करना है। एक बच्चा क्यों नहीं सीख सकता? अगर वो नहीं सीख सकता है जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। बिल्कुल बात सही है। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूछने से कुछ नहीं होगा। देखिए, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकता, मतलब कोई भी विद्यार्थी है तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो। मतलब कि वो पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है, तो आप उसे कैसे पढ़ा सकते हैं? तो हर एक टीचर का जो कर्तव्य है, उस बच्चे का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसे तैयार करना। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्रियोसिटी पैदा करना। ठीक है, उसमें उसकी रुचि लाना, उसके अंदर जो है उसकी उत्सुकता को बढ़ाना, तभी जो है वो बच्चा तैयार होगा। तो जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो तब तक वो जो है सीख नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो? क्योंकि सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। ठीक है, सिर्फ एक उद्देश्य को लिया है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना मेन उद्देश्य है। ठीक है, केवल सामाजिक उद्देश्य नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट है, कि विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो जो है उसे तैयार न किया जाए, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, उसमें जो है जो भी चीज़ें पढ़ रहा है उसमें उसकी रुचि न उत्पन्न की जाए। ठीक है, तो जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? देखिए, व्यक्तिगत अंतरों मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है बच्चों में, अगर एक टीचर को उसका ज्ञान हो तो वो उसको किस में मदद करेगा? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वो बाकी कक्षा के समान कभी भी नहीं हो सकते। इसके लिए या सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाने के लिए। देखिए, जब हम यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें, व्यक्तिगत अंतर की बात करें, अगर इसका ज्ञान एक टीचर को होगा तो वो जो है कभी भी जो है समान रूप से लाभ पहुँचाए, मतलब सभी बच्चों को अगर लाभ पहुँचाना तो एक रूप शैली का प्रयोग नहीं करेगा। क्योंकि एक रूप शैली में क्या होता है कि कुछ ही बच्चों की उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगा, कुछ ही बच्चों के जो है आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। यहाँ पे जब हर एक बच्चा अलग अलग है तो एक रूप की तो बात ही नहीं है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने में, उनके अनुरूप उन्हें पढ़ने में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगर किसी भी टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो, मतलब व्यक्तिगत अंतर हर एक बच्चे के बारे में पता हो, तो उसका मदद क्या करेगा कि उस सभी विद्यार्थियों के जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी नीड है, उसका आकलन करने में और उसके अनुरूप उसे पढ़ाने में, उसके अनुरूप जो है उसके मेथड का प्रयोग करने में। जब तक व्यक्तिगत विविधता नहीं होगा तब तक वो बच्चा कैसे वो पढ़ा सकता है? तो बच्चे को जब टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होगा तो वो हर एक बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा, उसके अनुसार जो है उसको मेथड का प्रयोग कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे सभी जो है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यहाँ पर जो है पैडागॉजी की क्लास स्टार्ट हो रही है, और पैडागॉजी की जो क्लास है पूरा मैं एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताने वाली हूँ। देखिए, कोई भी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट होता है उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। इससे क्या होगा ना आपको जानने से, कि कोई भी क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही ईजिली, आसानी से समझ के बेस पर जो है अपना आंसर कर लेंगे। ठीक है, और जो पैडागॉजी है ना, एज अ टीचर आपका क्या रोल होता है अपने बच्चे को लेकर, और बच्चों के प्रति जब भी ऐसे मतलब पैडागॉजी वाला सेक्शन आपको हल करना है ना, तो बच्चे को केंद्र में रखना और उसके हित में आपको सोचना है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो है आपके दिमाग में क्या आती है वो कुछ भी मायने नहीं रखता, बच्चे के हित में लेकर जो आपको चलना है। तो पॉजिटिव माइंड से जो है इन क्वेश्चन को करना है, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, इतना याद रखिएगा। कुछ ही टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि अगर आपका 10 मार्क्स का CDP में पैडागॉजी आता है और 5 मार्क्स इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये 15 मार्क्स में से ना 12 आप बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस पे। कुछ एक दो टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगी, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से एक स्टडी मटेरियल अच्छा मिलेगा ही, और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पूरे सब्जेक्ट की पैडागॉजी कराने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को समझना है तो आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।